हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडफिज्म। तो हमने जो पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें जो हमारा चैप्टर इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर है, आज उसका लास्ट लेक्चर है, पार्ट नंबर 6, जिसका टॉपिक का नाम है टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं और इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो टिश्यू रिपेयर की अगर हम बात करें तो टिश्यू रिपेयर नाम से पता चल रहा है हमें कि एक जगह डैमेज हुआ कि अब बॉडी उसको रिपेयर करना चाह रही है। तो वो टिश्यू रिपेयर किस तरह से हो सकता है ये हमने देखते हैं आज। क्या टिश्यू रिपेयर की डेफिनेशन क्या है? क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो टिश्यू डैमेज हुआ है, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो खराब हुआ है, वहाँ पे जो फंक्शन उसका लॉस्ट हुआ है, उन सबको दोबारा से ठीक करना। तो ये जो है दो मैकेनिज्म से हो सकता है। एक तो रीजनरेशन है, दूसरा है स्कार फॉर्मेशन। अब रीजनरेशन कब होगी और स्कार फॉर्मेशन कब होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो रीजनरेशन का आपने याद रखना है, ये उन उन सेल्स में हो सकती है जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें। ठीक है। अगर तो हमारा इंजरी जो हुई है वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है और बॉडी के जो सेल्स हैं, वहाँ पे जो टिश्यू के सेल्स हैं, उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो डिवाइड करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पे रीजनरेशन हो जाएगी। लेकिन क्या है, स्कार फॉर्मेशन ये तब होगी जबकि हमारी इंजरी बहुत ज़्यादा स्वेयर है और जो वहाँ पे सेल्स है उनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं रही कि वो डिवाइड कर सकें। तो इस केस में वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन होने लग जाएगी, कोलेजन डिपॉजिट होने लग जाएगा और फिब्रोसिस हो जाएगी। दो टर्म्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, फिब्रोसिस क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अगर मैं कहूँ कि जो स्कार फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो ऑर्गन्स के अंदर हो रही है, तो वो क्या है, फिब्रोसिस। बट अगर सेम स्कार फॉर्मेशन, सेम कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन आपकी बॉडी कैविटीज के अंदर होने लग जाए, तो उसे आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डायग्राम में वही बात की हुई है कि अगर नॉर्मल है हमारी बॉडी, ठीक है, जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या हुआ, इंजरी हुई। अगर तो माइल्ड इंजरी है, बिल्कुल सुपरफिशियली इंजरी हुई है, ठीक है, तो रीजनरेशन से बॉडी जो है वो अपने आप को रिपेयर कर लेगी। यानी सेम टाइप के सेल्स यहाँ पे रीजनरेट हो जाएंगे। तो रीजनरेशन में एक के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेन्काइमल सेल्स की जगह पेरेन्काइमल सेल्स आएंगे और मीजेनकाइमल सेल्स की जगह मीजेनकाइमल सेल्स आएंगे। सेम टाइप ऑफ सेल रिप्लेस कर जाते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, इतना डैमेज नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, देखें। लेकिन इसके बरक्स होती है हमारे पास स्कार फॉर्मेशन। ये कब होगी, जब इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपकी इंटैक्ट नहीं रही, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इस केस में वहाँ पे हीलिंग किस तरह से होगी कि स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, वहाँ कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्योंकि जो वहाँ के सेल्स थे, अब उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो डिवाइड करके यहाँ पे जो है वो ठीक कर सकें। लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाएगा। अच्छा, इस स्लाइड में जो है वो प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी ऑफ सेल्स जो है वो डिस्कस की गई है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं और वो किस तरह से रीजनरेट कर सकते हैं, उनका क्या पोटेंशियल होता है कि वो रीजनरेट कर भी सकते हैं या नहीं। तो पहले आ जाते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स को हम कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये है, हिमेटोपोइटिक सेल्स आ जाते हैं और हमारी जो सरफेस एपिथेलिया होते हैं, लाइक स्किन के अंदर, ऑयल कैविटी के अंदर, और जो है वो गट वगैरह के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, कोलमनार एपिथेलियम होती है जीआईटी में, फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह में, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। नंबर 2 पे आ जाती हैं स्टेबल सेल्स, जिसे हम जो है वो क्विसेंट सेल्स भी कहते हैं। अब ये वाले सेल्स ना सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं, नॉर्मली जो है वो डिवाइड नहीं करे होते, लेकिन अगर जो है इन केस ऑफ इंजरी या फिर जब भी ज़रूरत हो तो उसके वक्त जो है वो ये डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिवर के सेल्स, किडनी, पेंक्रियास, पेरेन्काइमा और एंडोथेलियल सेल्स वगैरह। जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना, तो वो दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लीवर है, ठीक है, तो इसका अगर हमने इतना पार्ट रिमूव कर दिया है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये कुछ दिनों में क्या होगा, ये ग्रो कर देगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ के सेल्स जो हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्टेबल सेल्स, क्विसेंट सेल्स। ये वाले सेल्स जो हैं वो अपनी जी नॉट फेज में होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये जो है सेल साइकिल के अंदर एंटर होके डिवाइड करने लग जाते हैं। लास्ट पे आ जाते हैं परमानेंट सेल्स। नाम से पता चल रहा है ये डिवाइड नहीं करते थ्रू आउट द लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज न्यूरॉन्स, कार्डियक मायोसाइट्स आ जाते हैं इसके अंदर, स्केलेटल मसल सेल्स आ जाते हैं। तीन इसकी एग्जांपल है, ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं और इसमें जो है हमेशा स्कार फॉर्मेशन होती है।
तो ये हमने 3 कैपेसिटी देख ली सेल्स की कि वो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कौन-कौन नहीं करता और कौन-कौन जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर करना है मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। तो लिवर को हमने एज एन एग्जांपल डिस्कस करना है, तो हम जो है वो देख लेते हैं कि लिवर को रीजनरेट जो है वो 2 पाथवेज के ज़रिए से करवाया जा सकता है, ठीक है? और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, अगर पार्शियल हेपेक्टमी हुई है तो उस केस में रेजिडुअल हेपेटोसाइट प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और इन केस अगर क्रॉनिक इंजरी हुई है तो प्रोजेनिटर सेल से जो है वो दोबारा से हेपेटोसाइट्स जनरेट होंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेजिडुअल हेपेटोसाइट प्रोलिफरेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की जो है पार्शियल हेपेटेक्टमी हुई है, लिवर की कटिंग कर दी गई है, तो जो रिमेनिंग सेल्स होंगे वो किस तरह से ग्रो करेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट तरह की फेजेस पढ़ते हैं। पहली फेज आपने याद रखनी है प्राइमिंग फेज, देन आ जाती है ग्रोथ फैक्टर फेज, 3 पे आ जाती है प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन पैरेन्काइमल सेल्स, और नंबर 4 पे आ जाती है टर्मिनेशन फेज। तो अगर हम प्राइमिंग फेज से स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्राइमिंग फेज में क्या होता है कि जो हमारी लिवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोबाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो लिवर के फिक्स सेल्स होते हैं ना, जो फिक्स मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें हम कफर सेल्स कहते हैं। ये कुछ इस तरह की साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 वगैरह, जो कि क्या करते हैं, जो यहाँ पे हिपैटोसाइट्स है ना ये वाले, इनके पास जाते हैं और वहाँ पे एक्ट करके क्या करते हैं, इनको सेल साइकिल के अंदर स्टार्ट करवाना लग जाते हैं। लाइक जी नॉट फेज में होते हैं ना ये नॉर्मली, ये तो स्टेबल सेल्स हैं, तो इनको इन साइटोकाइंस के रिलीज होने की वजह से ये जो जी नॉट फेज से जी1 फेज में एंटर हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमिंग फेज। नंबर 2 फेज इज ग्रोथ फैक्टर फेज। इसमें क्या होता है कि सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, लाइक हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, डीजीएफ अल्फा, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। इनसे क्या होता है कि जो हमारा ये प्राइम्ड हेपेटोसाइट्स थे ना, जो कि जी नॉट फेज से जी1 फेज में चले गए थे, अब मजीद उनको एस फेज में एंटर करवाया जाता है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन फेज जिसमें होती है, ठीक है, ताकि सारे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो रेप्लिकेट कर सकें। नंबर 3 पे आती है प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन पैरेन्काइमल सेल्स। इसमें क्या होता है कि जब आपके हेपेटोसाइट्स रेप्लिकेट हो गए हैं ना, अब जो इर्द गिर्द सपोर्टिंग सेल्स हैं जिसमें हमारे कफर सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्टेलेट सेल्स हैं, ये सारे भी प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं ताकि इंटायर स्ट्रक्चर जो है ना, आर्किटेक्चर जो है लिवर का बना दिया जाए। लास्ट पे फेज है कि अब ये प्रोसेस को हमने स्टॉप भी कराना है ना, तो टर्मिनेशन फेज होती है। इसमें क्या होता है, अब एंटी प्रोलिफरेटिव फैक्टर्स रिलीज होंगे जैसे कि टीजीएफ बीटा, और ये वाला प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, प्रोलिफरेशन स्टॉप कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि प्रॉपर एक लिवर जो है वो अपना प्रॉपर जो है वो रिस्टोर हो गया होगा, जितना उसका मास लॉस हुआ था। तो अब लास्ट फेज हमने टर्मिनेशन फेज पढ़ ली। नंबर 2 पे देख लेते हैं प्रोजेनिटर सेल्स। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ क्रॉनिक इंजरी अगर वहाँ के सेल्स की अब एबिलिटी नहीं रही कि वो दोबारा से सेल साइकिल में स्टार्ट हो सके और प्रोलिफरेट कर सके, तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ना, उन्हीं को डिफरेंशिएट होना पड़ता है इनटू हिपैटोसाइट्स। बुक में एग्जांपल है रोडेंट्स के अंदर ओवल सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ओवल सेल्स जो हैं वो इन केस ऑफ इंजरी जब एबिलिटी नहीं रही रीजनरेट होने की, तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं हिपैटोसाइट्स के अंदर, और इस तरह से दोबारा से रिपॉपुलेशन हो जाती है वहाँ की सेल्स की, लिवर की। तो ये जो है हमने लिवर को एज अ मॉडल पढ़ा, किस तरह से रीजनरेशन हो सकती है टिश्यूज़ के अंदर। हमने 2 मेथड्स देखे, एक जो है रेजिडुअल प्रोलिफरेशन देखी हिपैटोसाइट्स की। नंबर 2 पे जो है वो हमने देख लिया कि किस तरह से प्रोजेनिटर सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो बुक में लिखा हुआ है रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन। यानी अगर बॉडी में रीजनरेशन के ज़रिए से प्रॉपर जो है वो हीलिंग नहीं हो पा रही, तो इस केस में नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन हो जाएगी, स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो इसमें ना स्कार फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं बुक में, तो हमने वो देख लेने हैं। पहला क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो बॉडी में जब भी इंजरी होती है तो आपको पता है मिनट्स टू डेज आफ्टर इंजरी जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इमीडिएट एक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वहाँ प्लेटलेट प्लग बन जाता है ताकि जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप किया जा सके। नंबर 2 पे वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं बाद में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इनका पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वहाँ आके क्या कर रहे हैं, जो माइक्रोब है, फॉरेन मटेरियल है, उसको जो है वो एलिमिनेट करवाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो डेड सेल्स आ गए हैं, जो वहाँ पे डेब्री क्रिएट हुआ है उसको रिमूव करेंगे, और क्लीनिंग का प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज क्या आती है, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन।
ये जो है ना अप टू 10 डेज आफ्टर द इंजरी लास्ट करती है। इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स। ये इंजर साइड पे आएंगे और यहाँ आके जो है वो अपना काम करने लग जाएंगे। लाइक जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो दोबारा से एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लग जाएंगे। फिब्रोब्लास्ट वहाँ पे कोलेजन की डिपोजिशन करवाने लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो एंडोथेलियल सेल्स है उन्होंने क्या करवाना है, उन्होंने वहाँ पे वेसल फॉर्मेशन करानी है। ठीक है, जो ब्लड वेसल है, एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाना है। पेरिसाइट्स आएंगे, एंडोथेलियल सेल्स आएंगे और प्री एग्जिस्टिंग वेसल से एक नई वेसल जो है वो आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलपमेंट। अब ये ना वुंड हीलिंग का हाल मार्क होती है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू इज़ द हाल मार्क ऑफ वुंड हीलिंग। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू होता क्या है। ये ना एक टेम्परेरी सा टिश्यू होता है जो कि आपके वूंड, जो आपको चोट लगी होती है ना, जो आपका जख्म बना होता है, उसके ऊपर पिंक पिंक सा आता है। अभी हम इसकी ना वो कॉम्पोजिशन और मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि ये दिखता किस तरह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करते हैं। तो नंबर 3 पे हमने देख लिया कि ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलपमेंट हो गई। नंबर 4 पे क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन एंड रीमॉडलिंग। इसमें जो आपका जो टेम्परेरी वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू था ना, अब वो कन्वर्ट होने लग जाएगा एक, यानी उसकी रीमॉडलिंग होने लग जाएगी एक मोर अच्छे वाले स्ट्रक्चर के अंदर। लाइक वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट जो है वो ज़्यादा कोलेजन को डिपॉजिट करवाने लग जाएंगे और एक क्रॉस लिंक सा बंडल बन जाएगा, ताकि जो कि थोड़ा परमानेंट होगा, थोड़ा सा सपोर्टिव होगा। तो इस डायग्राम में इंटायर समरी जो है वो डिस्कस की गई है, जो हमने स्टेप्स देखे स्कार फॉर्मेशन के अंदर। तो पहले इन्फ्लेमेशन है, देन प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और लास्ट पे जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने के बाद जो है लास्ट पे कोलेजन स्कार बन गया है, यानी कि वहाँ रीमॉडलिंग हो गई है। तो जो लास्ट स्टेप है इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा ग्रेनुलेशन टिश्यू बना था ना स्टेज के अंदर, वो जो है इसकी रीमॉडलिंग होने लगी वहाँ पे, और फिब्रोब्लास्ट ने जो है वो कोलेजन सिक्रेट करने लग गए और इस तरह से एक इंटायर बंडल बन गया। ये देखें मैशवर्क सा बन गया है, जिसमें एक प्रॉपर फिब्रस स्कार फॉर्मेशन नज़र आ रही है आपको, क्रॉस लिंक बंडल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बुक में देखें तो एक और बात लिखी हुई है कि मैक्रोफेजेस का इस सब में एक सेंट्रल रोल होता है। आपको पता है जब वो स्टार्टिंग में अर्ली इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, जब क्लासिकली एक्टिवेटेड पाथवे से वो ऑन होते हैं ना, जब हमने पढ़ा था M1 पाथवे जिसे हम कहते थे, जिसका काम था माइक्रोब वगैरह को एलिमिनेट करना और किलिंग करना उनकी। नंबर 2 पे इसका जो प्रोलिफरेशन में क्या रोल है कि ये कुछ M2 पाथवे से जब ये स्टार्ट होता है ना, तो ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इसी तरह से कुछ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं इसके, जिसमें ये डिफरेंट तरह की साइटोकाइंस रिलीव करता है और इन्फ्लेमेशन को बंद करता है। तो ये एक सेंट्रल रोल लिखा हुआ है मैक्रोफेजेस का, जो कि दोनों चीज़ के अंदर है, लाइक इन्फ्लेमेशन में भी है एज वेल एज प्रोलिफरेशन के अंदर भी है। अच्छा, आगे आ जाता है ग्रैनुलेशन टिश्यू किस तरह से इसका अपीयरेंस होता है। तो ये पिंक सा सॉफ्ट सा ग्रैनुलर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं इसलिए इसे हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है इसकी कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज़ें इसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो वो फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं जो कि वहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे वहाँ पे एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस से जो प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज हैं वो बन रही होती हैं। नंबर 3 पे वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाता है, उसके साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस। आगे एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस की हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इसके रेगुलेटर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस है क्या। तो नई वेसल फॉर्मेशन, एक प्री एग्जिस्टिंग वेसल से बनना इस एंजियोजेनेसिस। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगी इन रिस्पॉन्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड या वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिससे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 पे वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे कुछ इस तरह के एंजाइम्स आएंगे जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 पे क्या होगा, वहाँ पे जो पेरिसाइट्स है ना, जो आपने देखा होगा वैसे बिल्कुल साइड साइड पे अटैच होती हैं, वो भी जो है वहाँ से मतलब अटैच होने लग जाएंगे। नंबर 3 पे क्या होगा, एंडोथेलियल माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन, क्योंकि न्यू वेसल बननी है इसलिए वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होने लग जाएगी। एंडोथेलियल सेल्स अपने आप को एक ट्यूब, हॉलो ट्यूब लाइक फैशन में जो है अरेंज करेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्यूब फॉर्मेशन। फिर वहाँ पे पैरासाइट जो हैं वो जो डिटैच हुए थे उनकी भी रिक्रूटमेंट होने लग जाएगी, वो भी आने लग जाएंगे। और लास्ट पे क्या होगा, वेसल जो है वो मेच्योर हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर एंजियोजेनेसिस के स्टेप्स हैं। ये हम डायग्राम से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद हमें बताना चाहिए इनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है। तो डिफरेंट तरह के की मीडिएटर्स हैं एंजियोजेनेसिस को जो कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 आ जाता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल माइग्रेशन कराता है और प्रोलिफरेशन कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2। इसका काम क्या है कि एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन कराना, माइग्रेशन कराना मैक्रोफेजेस की और फिब्रोब्लास्ट की। आगे रहती हैं एंजियोपोइटिन्स। एंजियोपोइटिन जिस तरह से ना एरिथ्रोपोइटिन आपने पढ़ी होगी, वो क्या करती है, वो एरिथ्रोपोइसिस का जो आरबीसी फॉर्मेशन है उसको इन्हांस करती है ना, उसके लिए की रोल प्ले करती है। इसी तरह एंजियोपोइटिन्स वेसल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, एंजियोपोइटिन 1 है, एंजियोपोइटिन 2 है, और इनके भी आगे से फंक्शन है कि जो एंजियोपोइटिन 1 होती है उसने जो है वो क्या करवाना होता है। सबसे पहले एंजियोपोइटिन 2 जो है वो इनिशियल वेसल करवाती है डीस्टेबलाइजेशन, और जो एंजियोपोइटिन 1 है ना, उसने जो लास्ट स्टेजेस होती हैं जब वेसल ने मैच्योर होना है, ठीक है, उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। इसी को अगर एक दफ़ा रिपीट करें तो ये एक वेसल थी, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होने लग जाएगी और परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 पे वहाँ पे क्या होगा कि जो पेरिसाइड्स हैं वो डिटैच होने लग जाएंगे, और जो है आपकी ये देखें ये फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ट्यूब लाइक फैशन में जो एंडोथेलियल सेल्स वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और देन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, एक नई वेसल बन जाएगी। ये वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने डिटेल से पीछे वाली स्लाइड में कवर किए हैं। अच्छा, आगे बुक में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन एंड रिमॉडलिंग के बारे में लिखा गया है। पहले बता देते हैं हम कि कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन किस तरह से होगी। ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना था अब वो तो टेम्परेरी था, उसको हमने परमानेंट स्कार में चेंज करना है, तो वो किस तरह से होगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है फेज़ 1, जिसे हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है कि सारे फिब्रोब्लास्ट हैं वहाँ आके रिक्रूट करने लग जाते हैं, जो वूंड साइड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं। अब इसमें की रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि टीजीएफ बीटा होता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे आपने याद रखना है कि जो दूसरी फेज होती है ना वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन। अब इसमें ज़्यादा काम किसका है, टीजीएफ बीटा का। डिफरेंट तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन करवाता है। ये एक मास्टर रेगुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है स्कार बनाने में कि इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट एक्शंस हैं। फर्स्टली ये फिब्रोब्लास्ट की सिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। ये जो मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस होती हैं ना, उनको जो है वो ब्लॉक कर देता है ताकि वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड ना कर सके और नया एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बनता रहे। इसी तरह इसके हमने एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ के आए हैं कि टीजीएफ बीटा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। नंबर 3 पे आ जाती है कि रीमॉडलिंग किस तरह से होनी है। जिस तरह से हीलिंग होती रहती है ना, अब स्कार मैच्योर हो जाता है और अपनी जो है मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग भी होने लग जाता है। एक उन्होंने बताया है कि इसमें किस तरह से हो रहा था कि कोलेजन की डेपोजिशन ज़्यादा होने लग जाती है। नंबर 2 पे जो वेसल्स बनी थी ना वहाँ पे, वो अब रिग्रेस होने लग जाती हैं। नंबर 3 पे वहाँ पे जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं मायोफिब्रोब्लास्ट के अंदर, और इस तरह से एजेस जो है ना वो एक आपको पता है कि मायोफिब्रोब्लास्ट के अंदर एक्टिन और मायोसिन होती है, तो वो एक तरह से ना एक लाइक ये अगर वूंड था तो इसको क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक वूंड को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। तो ये एक तरह की बात जो है वो डिस्कस की गई है। आगे एक और बात बताई गई है कि किस तरह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस के दरमियान में। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस क्या होती हैं, ये फैमिली होती है जो कि जिंक इनको चाहिए होता है, ठीक है, जिंक डिपेंडेंट एंजाइम चाहिए होते हैं ताकि ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ना उसको डिग्रेड कर सकें। इसमें क्या-क्या आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल कोलेजनेजेस आ जाती हैं। आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन-कौन सी मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज होती हैं, लाइक इंटरस्टिशियल कोलेजनेज होती हैं, जेलेटिनेज होती है, स्ट्रोमलाइजिन्स होती हैं, ठीक है। तो ये टाइटली रेगुलेटेड होती हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो बनाई जाती हैं और फर्दर इनको जो है फिर एक्टिविटी को इनकी कंट्रोल रखा जाता है। आगे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हीलिंग को जो है अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इन्फेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डिलेड हीलिंग का, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी फेज को जो है वो प्रोलॉन्ग करवा देता है। नंबर 2 पे आ जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर हीलिंग बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। इस तरह से जो है नंबर 3 पे आ जाती है न्यूट्रिशन। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, मेनली विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी है, तो कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगी। आप लोगों को पता होगा कि
जो विटामिन सी है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कोलेजन सिंथेसिस के अंदर, कि ये जो हमारे पास होती है ना ट्रोपो कोलेजन, उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू कोलेजन। इस तरह से कराता है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रोलीन और जो लाइजीन रेसिड्यूज होते हैं ना उनकी। इस तरह से ये कोलेजन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खा रहा है तो उसके अंदर क्या होता है कि टीजीएफ बीटा इनहिबिट हो जाता है, जिसका काम आपको पता है कि क्या होता है, ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन करवाता है, स्कार फॉर्मेशन करवाता है, तो वो नहीं हो पाएगा सही से। नंबर 4 पे आ जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर प्रॉपर एक वुंड को टेंशन या प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है उस पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वुंड के एजेस एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और हीलिंग डिले हो जाएगी, जैसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास पुअर वेस्कुलर सप्लाई। अगर वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं पहुँच रहे तो वुंड वाली साइड है उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, तो भी हीलिंग जो है वो आपकी डिले हो जाएगी। नंबर सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास फॉरेन बॉडीज, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग करवा रही होती हैं। लास्ट आ जाता है इंजरी की साइट और साइज। या अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के कुछ उस जगह पे इंजरी हुई है, जैसे कि जहाँ पे हमारे कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो तो जल्दी से हील हो जाएंगे, लेकिन अगर इंजरी जो है वो कहीं और हो गई है जहाँ पे हमारे परमानेंट सेल्स हैं, तो हीलिंग डिले हो जाती है क्योंकि स्कार फॉर्मेशन होने में टाइम लग जाता है। हीलिंग किस तरह से हो सकती है, तो दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी हीलिंग होती है और सेकेंडरी हीलिंग होती है। यानी हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन जिसे हम प्राइमरी हीलिंग भी बोलते हैं, और हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन जिसे हम सेकेंडरी हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि प्राइमरी हीलिंग कब होगी, तो जब हमारा वुंड बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, तब जो है वो प्राइमरी हीलिंग होगी, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो है वो इतना नहीं बना होगा, इसके साथ साथ वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू भी कम बना होगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट इंटेंशन है उसके ज़रिए से हीलिंग होगी और ये बड़ी रैपिड हीलिंग होगी, और स्कार जो बनेगा ना एट द एंड वो भी बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी हीलिंग, जिसमें जो है वो लार्जर एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो है वो हीलिंग भी स्लो होती है, उसके साथ स्कार फॉर्मेशन भी बड़ी ज़्यादा होती है, मतलब लार्ज सा स्कार बन जाता है। और बिल्कुल ऑपोजिट आप लोगों ने याद रखना है, जो जिस केस में प्राइमरी हीलिंग हो रही है उसके ऑपोजिट जो है वो सेकेंडरी हीलिंग होगी। आगे इसको हम देख लेते हैं कि डे वाइज क्या क्या चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि जब भी हमारे पास इंजरी हुई, बॉडी के अंदर कोई स्मॉल सा वुंड हुआ, तो सबसे पहले वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा ताकि ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप किया जा सके। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास 24 घंटे के बाद वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो इनफिल्ट्रेट होने लग जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आने लग जाएंगे, और साथ में जो है वो एपिथेलियल माइग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर 2 डेज यानी 24 to 48 आवर्स के बाद वहाँ पे सरफेस एपिथेलियम जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे जो है थिन सी एपिथेलियल लेयर आने लग जाएगी, ठीक है। नंबर 3 पे डे 3 पे क्या होगा, मैक्रोफेजेस जो है वो न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस कर देंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू की अपीयरेंस आने लग जाएगी, और साथ में टाइप 3 कोलेजन जो है ना वो भी डिपॉजिट होने लग जाएगा। नंबर 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नियोवेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंजियोजेनेसिस अपनी पीक पे चली जाती है। उसके साथ साथ जो ग्रेनुलेशन टिश्यू पिछले फेज में पिछले दिन स्टार्ट होने लग गया था ना, ये देखें अर्ली, तो इस स्टेज में वो भी जो है वो अपने मैक्सिमम हो जाता है। उसके साथ साथ एपिथेलियम जो है वो अपनी फुल थिकनेस में आ जाती है। आगे रहता है एंड ऑफ सेकेंड वीक या फिर सेकेंड वीक के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो कोलेजन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, एज वेल एज फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम देखें 1 मंथ के बाद वहाँ पे जो टाइप 3 कोलेजन बनी थी ना, अब उसने कन्वर्ट हो जाना है टाइप 1 के अंदर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से प्रॉपर प्राइमरी हीलिंग होती है हमारी। अच्छा, आगे आ जाता है सेकेंड इंटेंशन से किस तरह से हीलिंग हो सकती है। तो हमने देखा कि अगर हमारी इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हीलिंग जो है वो सेकेंड इंटेंशन से होगी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पे जो हीलिंग है ना वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, और जो स्कार फॉर्मेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी, स्टार्ट स्कार फॉर्मेशन होगी। तो इसमें डिफरेंट्स अगर हम देखें, डिफरेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेजेस क्या हो सकती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इंजरी जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो परसिस्ट करेगी। नंबर 2 पे ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो भी ज़्यादा बनेगा, और नंबर 3 पे आ जाती है वूंड कॉन्ट्रैक्शन।
यानी इसमें जो है ना वुंड मायोफिब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, वुंड का साइज जो है वो छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि हीलिंग जो है ज़रा स्पीड अप हो सके। एज रिजल्ट मोर फिब्रस स्कार बनेगा जो कि लार्ज इन साइज होगा, और अपेंडेजेस जो है ना हमारे डर्मल अपेंडेजेस वो भी लॉस हो सकते हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल्स आ सकते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ सकते हैं। और बुक में जो है ना वो एक और चीज़ डिस्कस की गई है कि फिब्रोसिस क्या होती है। जो हमने डिस्कस किया था कि फिब्रोसिस अगर हमारी जो स्कार फॉर्मेशन है वो ऑर्गन्स के अंदर होने लग जाए तो उसे हम फिब्रोसिस कहते हैं। इसी तरह से एक और टर्म जो हमने डिस्कस की थी ऑर्गेनाइजेशन की, स्कार फॉर्मेशन अगर जो है वो बॉडी कैविटीज़ में होने लग जाए, बॉडी स्पेसेस में होने लग जाए तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बुक के अंदर फिब्रोसिस इन पैरेन्काइमल ऑर्गन्स की, जिसमें पहली है लिवर सिरोसिस जिसमें जो है स्कार फॉर्मेशन लिवर में होने लग जाती है। नंबर 2 आ जाती है इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस जिसमें लंग्स के अंदर जो है वो स्कारिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप इसे एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये वही चीज़ है, एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को बताई गई है। देख लेते हैं हम एब्नॉर्मेलिटीज टिश्यू रिपेयर के अंदर क्या क्या आ जाती हैं, किस वजह से जो है वो हीलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है या हीलिंग हो ही नहीं पाती। तो इन केस ऑफ वीनस अल्सर्स क्या होगा कि अगर पुअर वीनस रिटर्न होगी ना, जैसे कि वेरिकोज वेन्स में होती है, तो उसकी वजह से ब्लड पूलिंग स्टार्ट होने लग जाती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और जो स्किन है ना वहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। नंबर 2 पे आ जाते हैं आर्टीरियल अल्सर्स। ये किस वजह से हो सकते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, जो कि आर्टीरियल ब्लड फ्लो को फिर ब्लॉक कर देते हैं, और इस्कीमिया और टिश्यू नेक्रोसिस का जो है वो केस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। नंबर 3 पे आ जाते हैं डायबिटिक अल्सर्स। ये डिफरेंट तरह की डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, लाइक वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, जैसे कि अगर इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में हो सकता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं प्रेशर अल्सर, जिसे हम प्रेशर सोर्स भी कहते हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन है ना उसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा, और इस वजह से प्रेशर अल्सर्स जो हैं वो वहाँ बन जाएंगे और हीलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। आगे जो है वो एक्सेसिव रिपेयर का डिस्कस किया गया है कि किस तरह से अगर हीलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो कौन कौन सी कंडीशंस वो कॉज करवा सकती है। तो सबसे पहले होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या होता है, एक मतलब कोलेजन जो है ना वो एक्सेस डिपॉजिट हो जाती है, नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाती है। लेकिन जो वूंड है ना वो अपने लोकलाइज्ड होता है, लाइक अगर इतना वूंड था ना तो इतनी ही जो है वो यहाँ पे कोलेजन बनेगी। लेकिन कीलॉइड में क्या होता है कि बाउंड्रीज से बाहर बनने लग जाता है। वूंड छोटा था लेकिन जो है ना वो कोलेजन इर्द गिर्द भी आने लग गई है। तो ये मेन फीचर था कि बॉर्डर से एक्सटेंड करने लग जाता है, और स्किन जो है वो थोड़ा डार्क नज़र आती है। ठीक है, एक और जो है वो लास्ट पे कंडीशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं प्राउड फ्लैश। प्राउड फ्लैश में क्या होता है कि जो एक्सेस ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, इसे हम एक्ज्यूबरेंट ग्रेनुलेशन भी कहते हैं या प्राउड फ्लैश भी कहते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ है कॉन्ट्रैक्चर। क्या होता है कि इसमें जो हमारा वूंड ने कॉन्ट्रैक्ट करना था ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और इसे जो है ये हम कह सकते हैं कि हमारी मोबिलिटी जो है उसमें मसला आता है। हम इस तरह पे मतलब कोई बॉडी के कोई जॉइंट्स वाली जगह पे जो है वो ये बन गया, कॉन्ट्रैक्चर हो गया, तो उससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। कि अगर हम एक टायर समरी देखें तो हमने देखा रिपेयर जो है वो दोनों तरीकों से हो सकती है, रीजनरेशन से भी हो सकती है और स्कार फॉर्मेशन से भी हो सकती है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे, जिसमें हमने उनकी कैपेसिटी देखी कि कितने जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कौन डिवाइड नहीं कर सकता। फिर हमने स्कार फॉर्मेशन देखी, उसके स्टेप्स देखे, एंजियोजेनेसिस के प्रॉपर स्टेप्स देखे। फिर हमने टीजीएफ बीटा के रोल देखे कि वो क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। फिर हमने हीलिंग देखी कि फर्स्ट इंटेंशन से किस तरह से हो सकती है, सेकंड इंटेंशन से किस तरह से हो सकती है। फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि हीलिंग को प्रोलॉन्ग करवा देते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है अगर कोलेजन की अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो किस तरह से हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बन रहे थे, कीलॉइड्स बन रही थी, और जो वो एक्ज्यूबरेंट ग्रेनुलेशन थी वो बन रही थी, जिसे हम प्राउड फ्लैश भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाता है। अगर आप लोगों को स्लाइड्स चाहिए तो आप जो है वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम अपना नियोप्लीजिया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।